मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, यहाँ पर एक पेशेंट हमारे पास आईसीयू में मौजूद है, अवेलेबल है, जिनको प्रॉब्लम है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की। तो ये जो केस है, या जिसको इन शॉर्ट हम मेडिकल टर्म में DKA कहा कहते हैं, तो ये क्या होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, और इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, तमाम जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के जरिए से मिलने वाली है। इसलिए अभी से इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 52 ईयर्स का एक मेल पेशेंट ब्रॉड बाय रिलेटिव्स एक हमारे पास लाए जाते हैं, जिनकी जो चीफ कंप्लेंट जो थी वो फीवर विद चिल्स था। इसके साथ ही फैटिग्यू था। उसके अलावा पॉलीयूरिया की कंप्लेंट थी, गिड्डीनेस की कंप्लेंट थी, और फॉल स्मेलिंग की कंप्लेंट थी। तो ऐसे वक्त में दोस्तों पेशेंट नॉन के डायबिटिक्स थे, और वाइटल्स की अगर मैं बात करूंगा तो ब्लड प्रेशर 140/80 था, पल्स उनका 98 पर मिनट था, सेचुरेशन 98% ऑन रूम एटमॉस्फेयर। इसके साथ ही जो सिम्टम्स थे उसमें NAD थे, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब इंस्टेंट हमने ब्लड जो है शुगर लेवल को रैपिड जब चेक किया, ग्लूकोमीटर से हमने जब चेक किया, तो 500 प्लस जो है, यानी कि BSL रैंडम थी, जो एक तरह का इशारा है कि हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट को था। इसके अलावा जो डाउट्स हमारे जहन में थे, फिर हमने उनका इन्वेस्टिगेशन किया, तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ ये कंप्लेन थी। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को अगर हमको जानना है दोस्तों, तो इसके लिए कुछ डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो यूरिन में कीटोन्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर दोस्तों पोटेशियम लेवल का जानना बहुत ज़रूरी होता है, सोडियम का जानना ज़रूरी होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पोटेशियम के कम या ज़्यादा होने, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोलते हैं, तो उसकी वजह से एरिथमिया भी हो सकते हैं। इसलिए ECG भी इसमें इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके जो कॉजेज है, मैं जैसा आपको आगे बताऊंगा, उसमें इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। MI माइक्रोड इन्फेक्शन अगर है, किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर है, पायलोनेफ्राइटिस वगैरह अगर है, उसकी वजह से हो सकता है। यानी स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रेस जो अलग अलग तरीके के जो बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है, उसकी वजह से भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। तो ऐसे वक्त में दोस्तों पेशेंट की ये जो कंडीशन है, इसमें रोल आउट यही हुआ है कि कीटोन्स पेशेंट के बढ़कर आए हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो ABG भी हम कर सकते हैं, इम्यून ब्लड का pH होता है, वो लो हो जाता है, कम हो जाता है। और डायबिटिक दोस्तों, मैंने अभी जैसा कि आप लोगों के सामने केस डिस्कस किया, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ा पैथोफिजियोलॉजी भी बता दूं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखिए कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यानी DKA इंसुलिन की कमी की वजह से होने वाली एक सीरियस कंडीशन है। जी हाँ दोस्तों, क्रिटिकल है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, इसकी पैथोफिजियोलॉजी को मैं आसान और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। बस आपको चाहिए कि थोड़ा सा अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो आम लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेडिकोज है वो उन लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसके पीछे की। तो इंसुलिन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे कि इंसुलिन की इसमें डेफिशिएंसी होगी, यानी डीके का सबसे बड़ा कारण जो है वो इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन की कमी की वजह से सेल्स जो ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज नहीं कर पाती। इसका नतीजा क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर का एस्टीम लेवल तक बढ़ना। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि लाइपोलाइसिस यानी फैट का ब्रेकडाउन ये बढ़ेगा। जब ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंचता, तो जाहिर सी बात है बॉडी एनर्जी के लिए फैट ब्रेकडाउन करना शुरू कर देंगे। इस प्रोसेस को हम लाइपोलाइसिस बोलते हैं, जो फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो जिसमें फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होंगे। और उसके अलावा आपको याद रखना चाहिए कीटोजेनेसिस, यानी कि क्या होगा? लीवर इन फ्री फैटी एसिड्स को मेटाबॉलिज करेगा और कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट और एसीटोन। ये कीटोन बॉडीज का एक्सेस होने पर जो है ब्लड एसिडिक हो जाएगा, और इससे मेटाबॉलिक एसिडिटीज डेवलप होंगी। और साथ ही हाइपरग्लाइसीमिया एंड ऑस्मोटिक डायबिटीज, यानी हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से किडनीज ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू क्या करेंगी? एलिमिनेट करने लगती है। इसका रिजल्ट होगा ये कि ऑस्मोटिक डायबिटीज, जो पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस अरे कंप्लेंट भी होती है पेशेंट की। इसीलिए इसमें फ्लूइड्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का डर होता है।
तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ऑस्मोटिक डायबिटीज के कारण इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड बॉडी से एक्सेस लॉस होंगे। अब जाहिर सी बात ये लॉस होंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब कि समझ ले डिहाइड्रेशन अगर होता है सीवियर तो आपको पता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मल नहीं होते हैं, बल्कि सेरिब्रल एडेमा तक के पहुंच जाता है पेशेंट की, कोमा जैसी कंडीशन और डेथ तक की कंडीशन हो सकती है। ये इम्बैलेंस फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे सकता है, जैसे इसमें कार्डियक एरिथमियाज भी मैंने जैसे कि बताया है पेशेंट के बारे में आपको कि कार्डियक एरिथमियाज भी हो सकता है। और साथ ही दोस्तों काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स, ये जिसको हम स्ट्रेस की वजह से कह सकते हैं, इंसुलिन की कमी के साथ साथ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन जैसे कि ग्लूकोजोन, कॉर्टिकोसोल, एड्रेनालिन ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ये हार्मोन ग्लूकोज प्रोडक्शन और कीटोएजेनेसिस का बढ़ावा देंगी और जो डायबिटिक कीटोएसिस को जो है क्या करेंगी, सीवियर बना देंगी। और साथ ही सिस्टमिक डिफेक्ट्स, कीटोन बॉडीज की वजह से ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा दोस्तों। एसिडोसिस की वजह से क्या होगा, पेशेंट को नौशिया, वोमिटिंग, फ्रूटी ब्रीथिंग यानी कि जो है फॉल स्मेलिंग, जिसमें जैसे कि आपको बताया पेशेंट की भी कंप्लेन थी। और इन सीवर केसेस अल्टरमेंटल स्टेटस भी हो सकता है। तो डीके एक विशेष साइकिल है जिसमें इंसुलिन की कमी और कीटोन बॉडीज की ओवर प्रोडक्शन मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो ये कोमा एवं डेथ तक भी हो सकता है। तो मैंने ये पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों को बता दिया। अब तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, यानी मैनेजमेंट हम कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट में आप लोगों को सिर्फ सिंपली 3 चीजें याद रखना चाहिए दोस्तों। मैनेजमेंट वैसे तो बहुत बड़ा एक वो है, चैप्टर है, लेकिन आप लोगों के आसानी के लिए 3 चीजें मैं कहूंगा दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है दोस्तों फ्लूइड रिससिटेशन, यानी कि इंसुलिन से भी पहले फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईवी नॉर्मल सलाइन से शुरू करते हैं तो करेक्ट डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना होता है। और इंसुलिन जो थेरेपी है वो रेगुलर इंसुलिन का कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन भी दिया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट की मॉनिटरिंग ये तीसरी चीज होती है दोस्तों। पोटेशियम को क्लोज मॉनिटर करना पड़ता है। हाइपोकैलेमिया प्रिवेंट करना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही इसके साथ में दूसरी चीजें अंडरलाइन अगर कोई कॉज है जैसे कि इन्फेक्शन है, मीज इंसुलिन डोज है, या कोई स्ट्रेस फैक्टर है जैसे मैंने आपको बताया पायलोनेफ्राइटिस है, इवन बहुत सारे लोगों को एमआई अगर है यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अगर हो जाता है तो ऐसे प्रॉब्लम की वजह से भी जो है तो ये हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मॉनिटर करना होता है मैनेजमेंट के अंदर या फिर ट्रीटमेंट के अंदर। तो ये मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों। तो ये था दोस्तों डायबिटिक कीटो एसिडोसिस केस डिस्कशन हमने किया। उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे समझ में आया होगा। तो ये एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन अगर इसको टाइमली हमने ट्रीटमेंट कर लिए, ऐसा माना जाता है एक्सपर्ट के द्वारा कि 8 से 10 घंटे के अंदर अगर ऐसे पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज कर दें तो उसके काफ़ी इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। और कोशिश करें कि हम पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स ना आए और इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए हम पेशेंट को कुछ प्रिवेंशन भी बता दें, जैसे कि अपनी शुगर लेवल को हमेशा वो नज़र बनाए रखे, यानी कि चेक करते रहें। अगर आसान तरीका है तो ग्लूकोमीटर से घर पे चेक करते रहें। किसी तरह के हमारे डाइट वगैरह में हम सब सारी चीज़ों का ध्यान रखें। किसी तरह के कुछ सिम्टम्स अगर